नार्कोटिक्स का हब बन गया। दवाली हो, कालावाली हो, ये पूरा क्षेत्र। ये सरकारी आंकड़े हैं जो कि शायद सच्चाई से कुछ कोसों मील दूर हो, मगर क्योंकि जब इस तरह की गंभीर विषय पर बातचीत होती है तो सरकारी आंकड़ों को ही हम माध्यम मान सकते हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले वर्ष लगभग 402 तस्करों को गिरफ्तार पुलिस ने किया। सीएमओ ऑफिस सिरसा कहता है एक्टिव केसेस इस क्षेत्र में लगभग 35,500 के आसपास हैं, जो सरकारी रिपोर्ट में हरियाणा सरकार को सुपुर्द किए गए हैं, बताया गया है। फैमिलीज अफेक्टेड, लगभग 7,000 परिवार ऐसे हैं जो नशे की गर्त से प्रभावित हैं। लास्ट 2 इयर्स में जो सीएमओ ऑफिस सिरसा कह रहा है कि 63 डेथ्स हुई हैं इस नशे के कारण। मगर मैं इस आंकड़े को कतई ठीक नहीं मानता, क्योंकि नशे से प्रभावित किसी व्यक्ति की अगर डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको छुपाने का बहुत प्रयास किया जाता है और कभी उसे नेचुरल डेथ दिखाकर, कभी किसी और बीमारी से प्रभावित होकर दिखा दिया जाता है। परिवार भी ये संकोच करता है, जो कुछ हद तक जायज भी है, कि समाज में ये भ्रांति या ये बात ना फैले कि उनका बेटा, उनका भाई, उनका परिवारजन नशे से प्रभावित होकर के जो है ना उसकी मृत्यु हुई। ये जो डाटा है ये हमारे पास इन आंकड़ों में बहुत सारे, जैसे दिग्विजय जी ने बोला, बहुत हिडन आंकड़े हैं। जो परिवार भी छुपाएगा, वो जो करता है नशा वो भी छुपाएगा, और जो मौतें हैं, मौत को आप मान के चलें कि नशा करते ही मौत नहीं होती है, वो क्रॉनिक केस हो जाता है। लंबे टाइम तक वो नशा करेगा तो उसका लिवर अफेक्ट करेगा, उसका ब्रेन अफेक्ट करेगा, उसकी किडनी अफेक्ट करेगी। तो अल्टीमेटली कॉज ऑफ डेथ रेस्पिरेटरी फेल्योर होगा, कार्डियक होगा, दूसरे कॉजेज होंगे। उसमें कॉज ऑफ डेथ में डायरेक्ट नशा होगा नहीं। तो हिडन केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए ठीक है लॉन्चिंग 10 से हम ऑफिशियली कर रहे हैं, पर दिग्विजय जी स्वयं इस चीज को पिछले 6 साल से लगातार इस हल्के के अंदर देखते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। जो इम्पैक्ट हमने देखा है, आमतौर पर पड़ा है परिवार पर, नौजवानों पर, इसमें लॉस ऑफ लाइफ इररिप्लेसेबल लॉस है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। और इससे बड़ा दुख नहीं होता परिवार के लिए जब कम आयु के अंदर इस तरह का नुकसान हो जाए परिवार के लिए। नेचुरली जो इस गर्त में फंसेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, जो दिशाहीन हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ही। ये मेडिकल टर्म है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा से संबंधित तनाव, पूर्वाग्रह, यानी तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस, खुद का, परिवार का एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जो बहुत कठिनाइयां लेकर के आता है। क्रॉनिक इलनेस यानी एक ऐसी बीमारी जिसको हम गंभीर बीमारी कह देते हैं, क्रॉनिक इलनेस। सोशल डिस्ग्रेस, सामाजिक तौर पर तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी का माहौल पैदा हो जाता है। हमारा जो मोटिव है ये तय बताना जरूरी है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, और ना ही राजनीतिक तौर पर इस पूरे मिशन के अंदर कोई इंटरफेरेंस होगी। क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन होगी कि दिग्विजय खुद एक राजनीतिक आदमी है और ये बातें कर रहा है। ये संस्था प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स के माध्यम से ही चलाई जाएगी। ये भी मैं आज आप लोगों के सामने थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हमारा मकसद यही है कि दिशाहीन को दिशा देना, शिक्षा और खेल की मदद से नशे के उपयोगकर्ताओं के लिए उपचार, समर्थन, उनका पुनर्वास को रिहेबिलिटेशन कहते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डी एडिक्शन से ज्यादा पुनर्वास जरूरी है, रिहेबिलिटेशन जरूरी है। डी एडिक्शन यानी किसी का नशा छुड़वा देना और फिर उसे हाथ छुड़वा लेना, तो उसको और ज्यादा नशे की गर्त में डालने के समान है।
अगर उसकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, नशा छूटने के बाद अगर उसकी काउंसलिंग नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं मिशन पूरा नहीं होगा। सामुदायिक जागरूकता, सहभागिता बढ़ाना, समुदाय के लिए बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली के अवसर प्रदान करना, स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करके उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित करना, जो खेलना और सीखना चाहता है, व्यायाम करना चाहता है, स्पोर्ट्स करना चाहता है, ऐसा कोई भी युवक निराश ना हो मेरी डवाली में। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। किसी की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, किसी की कोई और कठिनाइयां हैं। गांव में एक और मैंने गहराई से बात को पहचाना कि बच्चे खेलना चाहते हैं, मगर गांव कम्युनिटी की वजह से, समाज की वजह से 2-3 हिस्सों में बंट जाता है। कई बार हम देखते हैं ये इस कास्ट के लोग हैं, ये इस कम्युनिटी के लोग हैं, ये उस बस्ती के लोग हैं। कुछ लोगों को सब मुहैया हो जाता है और बहुत से लोगों को कुछ भी मुहैया नहीं हो पाता। तो हमारा मिशन है कि हर वर्ग तक, हर बच्चे तक उस चीज को लेकर के जाए। कोई भी ऐसा ना हो मेरे डवाली के अंदर जो खेलना चाहे मगर वो खेल ना पाए, ये भी एक लक्ष्य है। अब इसके पहलुओं पे आ जाते हैं कि हम इस बीमारी से कैसे पीछा छूट सकता है हमारे जिला। एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हम पूरे क्षेत्र में चलाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत भी अगस्त 10 से हो जाएगी। आज मैं डिप्टी कमिश्नर सिरसा से मिला था और उसके बाद मेरी मुलाकात सुप्रीटेंडेंट पुलिस डवाली से हुई। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ये सोच है कि सभी 70 गांव के अंदर और शहर के बोर्ड के अंदर जहां ऐसी आवश्यकता है, सभी 70 गांव, और इसमें मेंशन नहीं है कि ये कल को क्वेश्चन ना उठे, शहर के अंदर भी हम डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी, दुष्यंत जी ने पीछे एक बात उठाई थी जिसकी चर्चा राजस्थान और बहुत रिमोट एरियाज तक गई, जहां देवालय हो वहां पुस्तकालय हो, और पुस्तकालय ना हो कंप्यूटराइज्ड पुस्तकालय हो। इस सोच को हम बढ़ाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से क्षेत्र में, बहुत से गांव में सरकार ने लाइब्रेरी के नाम पर कमरा मुहैया करा दी। आज भी मैं लगभग गांव में गया हूं, कमरे के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमरे के अंदर फर्नीचर नहीं है, कमरे के अंदर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, टेबल नहीं है, इस तरह का प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं है, कहीं भी पंखे, कूलर या एसी की सुविधा मुहैया नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, और पंचायत उसका खर्च भी नहीं कर सकती, पंचायत की अपनी लिमिटेशन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, बड़ी इंडस्ट्रीज लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती, मगर आज तक किसी ने यह प्रयास नहीं किया। गुड़गांव जैसे क्षेत्र में, मानेसर में, रोहतक में, उस क्षेत्र में CSR का फंड लग जाता है। हरियाणा के अंदर काम करने वाली बड़ी इंडस्ट्रीज डवाली तक उस इम्पैक्ट को, CSR इम्पैक्ट को नहीं पहुंचाता। ये हमारी अयास रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि हम ऐसा करेंगे, उन CSR फंड को जो कि सिर्फ एक क्षेत्र तक प्रभावित कर पाता है, उसको डवाली तक लाने का काम करेंगे। और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगले 6 माह के अंदर कोई भी हमारा गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर कंप्यूटराइज्ड डिजिटल ई लाइब्रेरी ना हो। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कमरा पंचायत प्रोवाइड कर सकती है, मैं ये आश्वस्त आपको करता हूं अयास के माध्यम से कि हम कमरा जहां होगा उसका फर्नीचर, किताबें और जो जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करेंगे। और जहां पर कमरा नहीं होगा वहां पर गांव में ऐसी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, गांव के नौजवान हैं जो लाइब्रेरीज चला रहे हैं, उनके साथ मिलकर के फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम अयास के माध्यम से करेंगे। मेरा लक्ष्य ये है, मेरा शब्द मैं उपयोग नहीं करूंगा, हमारा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता।
हमारा लक्ष्य ये है, हमारे अंदर जैसे दिग्विजय जी ने पहले भी बोला कि कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, सभी से आह्वान है। हमारा मीन्स होल दवाली हल्का, पूरे डवाली के सभी वर्ग, सभी राजनीतिक गैर राजनीतिक सभी संस्थाओं से ये हमारा मिशन है कि हम एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी जरूरत डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर काम करें। और ये मैं आश्वस्त करता हूं कि 6 माह के अंदर कंप्यूटराइज डिजिटल ई लाइब्रेरी हम प्रत्येक गांव को देने में सफल होंगे। 10वीं और 12वीं शिक्षा ग्रहण करने वाले, बोर्ड का एग्जाम देने वाले सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उनके प्रोत्साहन के लिए पहले 3 बच्चों को जो रैंकिंग में गांव में 3 होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन बच्चों को हम डिजिटल टैबलेट देने का काम अयास की तरफ से करेंगे। इस मुहिम में हम सभी लोकल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ को जोड़ने का प्रयास करेंगे और स्वयंसेवी कार्यक्रम, सामुदायिक गतिविधियां, वर्कशॉप, सेमिनार, तकरीबन 60 लोगों की टीम, और इसका दफ्तर हम दवाड़ी में बनाएंगे। 60 लोगों की टीम इसके अंदर काम करेगी और वर्कशॉप्स और सेमिनार्स लगा करके इन सभी गतिविधियों के बारे में गांव में जागरूक करने का काम करेंगे। स्पोर्ट्स से हम इसको कैसे पार पा सकते हैं, लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं, उसमें एक हमारा छोटा सा प्रयास, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स किट अयास की तरफ से हम देने का काम करेंगे, जिसको हम पहले भी कर रहे थे। अब इसको सिर्फ क्रिकेट तक सीमित ना रख करके अन्य खेलों को भी इससे जोड़ने का काम करेंगे। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं और सबसे बड़ी मांग होती है जिम की। गांव के अंदर लोग स्थान जो है वो तय कर लेते हैं, पंचायतें तय कर देती हैं, मगर एडिक्वेट फैसिलिटी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इक्विपमेंट नहीं होते। आज मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि सभी गांव और जिन वार्ड में ऐसी आवश्यकता है जहां जिम्नेजियम की कमी है, क्योंकि हम नशे को काउंटर सबसे ज्यादा जो कर सकते हैं वो एजुकेशन और दूसरा उसका सबसे बड़ा माध्यम है स्पोर्ट्स। सभी 70 गांव के अंदर हम जिम मुहैया करवाएंगे, वेट लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे और मल्टीपर्पज मशीन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि जिम से जो है नौजवानों को एक अच्छी दिशा। हमारा जिसको आज नार्कोटिक्स का हब कह रहे हैं, ये लक्ष्य है कि इसको हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर डवाड़ी को स्पोर्ट्स का हब बनाकर चले। मैं हरियाणा की सरकार के साथ प्रयास करूंगा, उनसे बातचीत कर करके, कि हमारे यहाँ पर खेलों को बहुत ज्यादा माना जाता है, गांव के अंदर बच्चे बहुत खेलते हैं, मगर अभी तक नर्सरीज बहुत कम है। हरियाणा सरकार नर्सरीज समय समय पर मुहैया कराती है, हमारे क्षेत्र को अभी तक नर्सरीज बहुत कम मिली है। मेरा प्रयास रहेगा और ये संघर्ष मैं आप लोगों के साथ मिलकर के ही कर सकता हूं, आपका सहयोग की मैं इसमें कामना करता हूं कि सरकार को बार बार सचेत करें, आंखें सरकार की खोलें, जिससे हम अपने क्षेत्र में कम से कम हर 9 से 10 किलोमीटर पर एक स्पोर्ट्स नर्सरी होनी चाहिए हमारे क्षेत्र में। स्पोर्ट्स की नर्सरी जब सरकार देती है तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देती है और उसके साथ स्टाइफंड भी देती है, यानी प्रोत्साहन राशि हर महीने बच्चों को देती है। तकरीबन 12 से 15 बच्चों को मिलती है राशि। तो मेरी सोच है कि हर तीसरे चौथे गांव में हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स की नर्सरी हो, अलग अलग के। लाइवलीहुड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे हमने काउंसलिंग करनी है, जैसे उनकी योग्यता और उनकी रुचि के अनुसार जो नशा छोड़ चुके हैं उन्हें अवसर प्रदान करने हैं। इस पर भी लाइब्रेरीज और जिम या अन्य तौर पर पंचायतों के साथ मिलकर के, आज मैं डीसी साहब से जब बात कर रहा था, वो इस बात को लेकर के काफी खुश थे और उन्होंने मुझे ये वादा किया कि वो पंचायतों को भी प्रोत्साहित करेंगे, लोगों के साथ गांव में मिलकर के एज अ रिवॉर्ड, एज अ टोकन ऑफ रिवॉर्ड, उन लोगों को जो इस गत से निकलेंगे,
उन्हें हम रिवॉर्ड करने के तौर पर गांव के स्तर पर ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का लाइब्रेरी, जिम्नेजियम और अन्य स्तर पर काम करेंगे और इसमें भी बहुत सकारात्मक रिजल्ट जल्द हमारे बीच में। जैसा मैंने कहा लास्ट लाइन भी उसी को कर। अब एक्शन प्लान, अब आ जाते हैं असली प्लान पर जिस पे हम काम कर रहे हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन, स्पोर्ट्स और लाइवलीहुड के माध्यम से हम क्या करेंगे। अब है असली मुद्दा। प्रत्येक गांव के अंदर 7 से लेकर के 15 NMPs, नशा मुक्ति प्रमुख। ये नशा मुक्ति प्रमुख किसी एक राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले लोग नहीं होंगे। गांव में मैं जब मिला हूं, देखा मैंने लोगों से मिलकर के, बहुत सारे नौजवान गौशाला के प्रमुख या अन्य सामाजिक संस्थाएं या समाज के अलग अलग वर्ग के लोग नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं, मगर उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एक पायदान नहीं है जिस पे खड़ा होकर के वो आवाज उठा सके। और मैं आज आपके माध्यम से इनवाइट करता हूं मेरे डवाड़ी के लाखों लोगों को कि नशे के खिलाफ हम सब मिलकर के इस मुहिम का हिस्सा बने। नशा मुक्ति प्रमुख 7 से 15 उन लोगों को चुना जाएगा जो असली मायने में नशे के खिलाफ गांव में काम करना चाहते हैं और जिनको इस बात की पूरी जानकारी है कि हमारे गांव को नशे की गर्त में किस व्यक्ति ने या किस समूह ने डाला। इसके बाद सबसे बड़ा काम इनका है जागरूकता पैदा करना, नशे के खिलाफ आवाज को बुलंद करना, आइडेंटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। सरकार जो काम करती है, मैं आज CMO से, DC साहब से भी पूछ रहा था, और जो वो रिकॉर्ड आप देख रहे थे शुरू में, वो सिर्फ 18 साल से ज्यादा की पॉपुलेशन पर काम करती है, माइनर्स पर काम नहीं करती। और आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि 18 साल से बड़ी पॉपुलेशन इतनी वनरेबल नहीं है नशे के लिए जितनी आज 18 साल से कम की पॉपुलेशन है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत हैं। 18 से कम की पॉपुलेशन ज्यादा प्रभावित हो गई है, 12 से लेकर 18 साल के बच्चे ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 12 साल से लेकर के 60 साल की पॉपुलेशन पर काम करने का रहेगा। उन सभी NMPs के माध्यम से हम एक सर्वे करेंगे और सर्वे कर करके उन सभी लोगों के बारे में पता लगाने का प्रयास करेंगे जो इस मुश्किल से जूझ रहे हैं, जो इस परेशानी और इस कठिनाई से कहीं ना कहीं प्रभावित हो गए हैं। उनके बारे में पूरा डाटा एकत्रित किया जाएगा। उन सभी जो पीड़ित लोग हैं, मैं पीड़ित कहूंगा, कुछ लोग कई बार नशेड़ी का शब्द का उपयोग करते हैं, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, नशा और नशेड़ी ये दोनों शब्द हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे समाज में। जब तक हम उन्हें नशेड़ी के तौर पर देखेंगे तब तक वो उसे छोड़ने के लिए और आपकी पहल का हिस्सा नहीं बन सकता। वो पीड़ित हैं, समाज के किसी बैड एलिमेंट के साथ कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो गए। उन पीड़ित लोगों को 3 कैटेगरी में, 1 to 3 स्टेज की कैटेगरी में डॉक्टर्स की टर्म है कि कितना प्रभावित है, उसमें उसको शामिल करेंगे और पता लगाएंगे कि 1st ग्रेड पर है, 2nd ग्रेड पर है, 3rd ग्रेड पर है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पॉइंट पर मैं आया हूं। हम 3-4 अलग अलग तरह के लोगों से जो हमारे लिए चैलेंज है, पहले वो व्यक्ति जो सबसे आसान है हमारे लिए चैलेंज के तौर पर, टास्क के तौर पर, वो व्यक्ति जो खुद छोड़ना चाहता है और जिसका परिवार छुड़वाना चाहता है। जो खुद छोड़ना चाहता है और जिसका परिवार छुड़वाना चाहता है, NMPs के माध्यम से जब हम उसे रजिस्टर कर लेंगे, डॉक्टर्स के साथ मिलकर के हम उनका होम विजिट करेंगे, अयास, और उनकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसमें डी एडिक्शन सेंटर्स का।
ये लिस्ट ऑफ डी एडिक्शन सेंटर्स हैं हमारे क्षेत्र में, जिसमें 13 डी एडिक्शन सेंटर प्राइवेट हैं, 3 डी एडिक्शन सेंटर सरकारी हैं। सरकारी में एक सिरसा में है 50 बेड का, एक दवाली में है 10 बेड का, एक कानावाली में है 10 बेड का, और 13 ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं। इन सभी डी एडिक्शन सेंटर्स के साथ इनको हमने इम्पैनल कर रहे हैं, कुछ को कर लिया है। जो खुद छोड़ना चाहता है और जिसका परिवार छुड़ाना चाहता है, अगर वो घर के ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है तो हम उसकी काउंसलिंग और उसकी मेडिकेशन पर काम करेंगे। 1 से लेकर 3 महीने तक उसकी मेडिकेशन का पूरा खर्च अकेला दिग्विजय तो नहीं उठा सकता, मगर मैंने जैसा कहा दिग्विजय माध्यम बन सकता है। बहुत सारे लोग इसमें काम करना चाहते हैं और इस एनजीओ के माध्यम से उनकी 1 से लेकर के 3 महीने तक की मेडिकेशन हम मुहैया कराएंगे। उन पर खर्च नहीं आएगा, और जो दे सकता है वो उसका खर्च वहीन करे, जो देने के क्षमता नहीं रखता है हम उसकी पूरी तौर पर मदद करें। दूसरा, जो इसका परिवार छुड़वाना चाहता है, परिवार सहमत है मगर वो व्यक्ति नहीं, लगभग केसेस ये होंगे, और उसमें एनएमपीज की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। एनएमपीज काम करेंगे, कम्युनिटी वर्क, आसपास के लोग और परिवारजनों से उस व्यक्ति को काउंसिल कर करके कि जब तक वो डॉक्टर से मिलने को सहमत हो, रिलीजियस और सोशल एंगल को साथ लेकर के उसे इस दिशा में जोड़ने का काम करेंगे। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसका हमारा सक्सेस रेट 60% होगा। 60% सक्सेस रेट इसमें हमें मिलेगा। जो नहीं छोड़ना चाहते मगर हम उन्हें काउंसलिंग कर करके छुड़वाने में या उनमें साथ लाने में कामयाब पानी मिल जाए। सो उनको भी ट्रीटमेंट, मैं एक बात स्किप कर गया, सॉरी। जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स ने बहुत प्रोग्रेसिव बात की है, सकारात्मक बात की है। सकारात्मक कैसे की है कि जी एक दिन का खर्च जो 1500 से 2000 तक होता है एक पेशेंट पर, अगर आप असली मायने में इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो उस खर्च को ला करके हम 300, 400, 500 रुपए तक खड़ा कर सकते हैं। वो खुद खर्च वहीन करने को तैयार हैं कुछ ऐसे लोग, डॉक्टर्स, सामाजिक संस्थाएं। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर जिस व्यक्ति को डी एडिक्शन की आवश्यकता होगी, 1 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह तक की डी एडिक्शन का पूरा खर्च अयास उठाने को तैयार है पूरा फाउंडेशन। तीसरा जो हमारे लिए मोस्ट चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि जिसमें परिवार भी तैयार नहीं, रिलेक्टेंट हो चुका है, और पेशेंट यानी जो पीड़ित है वो तो रिलेक्टेंट है ही। इसके लिए हम कम्युनिटी वर्क करेंगे, जैसा कहा एनएमपीज के साथ मिलकर, पंचायतों के साथ मिलकर, और प्रयास करेंगे, जितनी कोशिश हो पाएगी करेंगे। और इसके अंदर हमें अगर 20% सक्सेस रेट मिलता है तो भी ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। फैमिली पूल वाली बात पर मैं बाद में आऊंगा। मनोवैज्ञानिक जो डॉक्टर्स हैं इसमें महत्वपूर्ण रोल इन्हीं का रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग इज द बेस्ट क्योर। ये समझना कि वो छोड़ना जरूरी है, उस पर ज्यादा काम होगा दूसरे पहलुओं के मुताबिक। ये वो वाले होंगे जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंट, मतलब वो इंसान छोड़ना चाह रहा है तो उससे छूट नहीं रहा, और छोड़ेगा तो उसकी बॉडी पे भी असर नहीं आएगा। और ऐसे ही फिजिकली डिपेंडेंट होता है, जो छोड़ देता है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो जैसे कोई अफीम ले रहा है और वो छोड़ेगा तो उसे लूज मोशन लग जाएंगे और गुर्दे पे दिक्कत आ सकती है, तो वो छोड़ नहीं पाता। इन दोनों केसेस में हमारे एनएमपीज और हमारे डॉक्टर्स उनको रीच आउट करेंगे, उनकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग के हिसाब से, जैसे दिग्विजय जी ने कहा,
हमारी डी एडिक्शन सेंटर 5 डी एडिक्शन सेंटर सिरसा में हमारी बात हो गई है, जो तैयार हैं। एक डबली में है, उनसे हमारी बात होगी, वो तैयार है। दैट रियली गिव ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिहेबिलिटेशन। डी एडिक्शन वाला पार्ट बहुत लंबा रहता है, उसके लिए मरीज को भी, फैमिली को भी, सबको साथ देना पड़ेगा डॉक्टर को। कमिंग बैक, ये दोनों साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी और फिजिकल डिपेंडेंसी के बारे में सर ने जिक्र कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मीडिया के जानने के लिए, क्योंकि मैं मीडिया के सवाल, वो सभी सवाल जो मीडिया मुझसे कर सकती है, मैं उस पर पहले 2-3 दिन से सोच रहा हूं कि मीडिया मेरे से क्या क्या सवाल कर सकती है। तो सबसे पहला सवाल ये भी हो सकता है कि कितने लोगों का इलाज करेंगे आप लोग, क्या आपकी कैपेसिटी है। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम एक सप्ताह में सिर्फ 200 लोगों को ही एनरोल करेंगे, केवल 200 लोगों को एनरोल करेंगे एक सप्ताह के अंदर। एक महीने के अंदर 200 को गुणा भाग करूं तो 800 से 1000 लोगों को हम एनरोल कर लेंगे। अगले 6 माह के अंदर मेरा टारगेट है, 6 माह के अंदर मेरा टारगेट है कि हम 5 से 6000 लोगों को इसके अंदर एनरोल करें और उनका ट्रीटमेंट पर काम। मैं, क्योंकि मीडिया का सबसे जो क्यूरियोसिटी भरा क्वेश्चन होता, मैं इसका जवाब अभी आपके बीच में दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से प्रयास से फर्क पड़ेगा, मगर ये फर्क तब पड़ेगा जब हम सब लोग सही दिशा में, नियत और नीति ठीक हो, उस दिशा में काम करें। अब रिवॉर्ड करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और उसको फॉलो अप करने की बात है। रिवॉर्ड के लिए तो चलो उसको सर्टिफाई भी करेंगे, मगर जो फॉलो अप है, अब मैं आ जाता हूं फैमिली पूल पर, जो मैंने मिस कर दिया था। वहां पर मैंने मिस इंटेंशनली किया था, जान करके किया था। हम फैमिली पूल बनाएंगे जिसमें परिवार के लोग होंगे, जो भी लोग मदद करना चाहते हैं। वो फैमिली पूल के लोग 24/7 24 घंटे और 7 दिन की एक हॉटलाइन से जुड़े हुए होंगे। हॉटलाइन का मतलब जो 24 घंटे काम करेगी, रात को भी काम करेगी, दिन में भी काम करेगी। आप अगर कोई भी मदद चाहते हैं, परिवार के सज्जन, पेशेंट को ठीक करने के लिए, आप हमारे अयास के दफ्तर से संपर्क करेंगे और अयास के दफ्तर में बैठे लोग, जो हमारे इंपैनल डॉक्टर्स हैं, उनसे रीडायरेक्ट करेंगे, आपको उनसे कनेक्ट करेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हो? अगर 24 आवर हेल्पलाइन सर्विसेज में प्रोवाइड है, जो जिले के प्रशासन, अस्पताल और इन सभी चीजों से हमें से सिंक करेंगे। मैं अभी मैडम एसपी के साथ बैठा था। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है ये कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर गलत चले गए तो बहुत वो हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है। मैंने मैडम एसपी से आग्रह किया और उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी, क्योंकि वो नोडल ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट का नोडल ऑफिसर एसपी होता है इस मामले में। मैंने कहा कि हमारे पास कोई भी इंटेल आती है एनएमपीज के माध्यम से नशा बेचने और खरीदने वाले को लेकर, या जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ये उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं करेंगे कतई, क्योंकि इस पर कानून भी है। मगर ये अयास हम जिम्मेवारी समझते हैं कि कोई भी इंटेल अगर हमारे पास आएगी या जिसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को जरूर मुहैया कराएंगे समय रहते, नशा खरीदने और बेचने वाले। और ये मुझे उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो लोग इस मुहिम से एनरोल होकर के प्रयास कर रहे होंगे और सकारात्मक प्रयास करेंगे, पुलिस उनके साथ कोऑपरेट करेगी। और पुलिस की भी यही सोच है, मुझे लगता है सरकार की भी यही सोच है कि उन पर बल के प्रयोग से नहीं, उनकी काउंसलिंग से उन्हें इस गर्त से छुड़वाएं।
हमारे यहाँ पर आज मेरी एक मांग भी है आप लोगों से। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती हैं हमारे क्षेत्र में। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, आप भी उनसे बातचीत करेंगे। जो एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड करवा रहा है, हम उन्हें एनरोल करना चाहते हैं अपनी इस मुहिम से। इमरजेंसी केसेस में हम उनके साथ मिलकर के अपने इलाके को इस परेशानी से निकालना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे निःशुल्क जो ये काम कर रहे हैं उसमें हमें एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर भी विद मिनिमम फ्यूल कॉस्ट या जो भी जो बेसिक लगता है उसमें हम भी सहमत हैं। अगर ऐसे तैयार हम उन्हें कर लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और कॉस्ट कटिंग भी इसकी बहुत ज्यादा होगी। मैंने आज अभी हमारे पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, मगर जब रिव्यू करेंगे तो मैं चाहता हूं 2-3 महीने के बाद जब हम और आप मिलें तो इस स्क्रीन पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हों, कामयाब वो पहलू उन लोगों के जिन्होंने असली में उस चैलेंज को डिफीट किया और एक चैंपियन के तौर पर अपने जीवन में उभर करके आए और अपने परिवार और समाज के लिए आइडल के तौर पर क्षेत्र में खड़े हो गए कि नशा छोड़ के जीवन कैसे बेहतर किया जा सकता। ये आज मैं जारी कर रहा हूं, 10 तारीख से चल जाएंगी। सेफ दवाई एनरोलमेंट हेल्पलाइन, दस बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक काम करेगी। एनरोलमेंट का मतलब है एनएमपीज या एनएमपीज के बगैर भी अगर कोई डायरेक्टली एनरोल करना चाहे, अगर कोई पेशेंट नहीं चाहता कि गांव में डॉक्टर आकर उसकी मदद करें, काउंसलर उसकी मदद करे, तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकता है, इंडिविजुअली भी कॉल कर सकता है, बता सकता है कि मैं इस समस्या से जूझ रहा हूं। हमारा ऑफिस उसे रीडायरेक्ट करेगा, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट तय होगी और अपॉइंटमेंट जाकर के उस समय पर उस डॉक्टर से वो मुलाकात कर करके अपना उपचार शुरू कर सकते हैं। और ये हॉटलाइन है जी 24/7 वाली, जो मैंने आपसे फैमिली पूल के बारे में पहले ही जिक्र कर दिया। अन्यथा अगर कोई आपके पास इंटेल है, इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे से शेयर करना चाहते हैं और हम पुलिस से या प्रशासन से शेयर करें या मिलजुल करके उसे काउंटर करें, वो भी 24/7 हॉटलाइन पर आप मुहैया करें। आयास इस चीज को लेके भी प्रतिबद्ध है, जैसा दिग्विजय जी ने बोला कि हम सक्सेस रेट यहाँ दिखाएंगे और आप लोगों को भी फील होगी, दिखेगी, सबको दिखेगी। हाँ, एक छोटा सा इशू है, पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, आयास का कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नशा छोड़ने के बाद में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद नशा करते हुए, जिनको हमने प्रमाणित कर दिया कि उन्होंने नशा छोड़ दिया और वो उनकी पिक्चर्स आ जाए, वीडियो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें कोई पिक्चर्स आ जाए, हम उस चीज़ को लेके भी कटिबद्ध हैं। हम फिर से दोबारा उसका काम करेंगे, 100% करेंगे, उसको दोबारा नशा मुक्त करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आप मुझसे जुड़े, आप सब लोग आए। मैं ये मानता हूं कि जो रिजल्ट्स हैं वो एक दिन में नहीं आते और एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है, समूह चाहिए और हाथ से हाथ जब मिलते हैं तभी बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। आपके सुझाव और मीडिया के सवाल दोनों का आमंत्रण है, इसके बाद इनविटेशन है, फॉलोड बाय लंच। हमने आप सब लोगों के लिए आज लंच रखा है, उसके लिए मैं आप सबको इनवाइट करता हूं कि इसके बाद आप हमारे साथ लंच करें। कोई सुझाव ओपनली देना चाहता है तो ओपनली दे, कोई लंच पर बैठ करके बातचीत कर करके, कई बार ऐसा होता है माइक पर बोलकर ना देना चाहे, वैसे देना चाहे, उनका आमंत्रण है।
और मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं सभी सामाजिक संस्थाओं का, सभी लोगों का। आप सब लोग आए। मैं चाहता हूं राणा साहब आप स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। शहर के लोगों को तो आप नाम से भी जानते हैं। हम सभी जो संस्थाएं आई हैं और मीडिया के लोग, संस्थाओं के बाद हम सभी को सम्मान करेंगे। तो एक बार वो जो हमारी स्पोर्ट्स किट है उसके साथ एक फोटो हो जाए जो हमने बांटनी है, और उसके बाद राणा जी आप माइक ये बड़ा ले लें और एक एक करके सबको जो सामाजिक संस्थाएं आई हैं हम उनको मंच पे बुला करके ऑनर करेंगे, संस्था अपने को सम्मानित करेंगे। आप सबका उन्हें दिल की गहराई से आज यहाँ पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डबल।